हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब बढ़िया हैं? आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ चुका है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ एनपीएस एनपीएस का पूरा डिटेल टॉपिक। राइट, मजा आएगा सर। दोनों विद क्वेश्चंस और पंचरत्न जो सेक्शन किए थे उसमें आपको मजा ही आ गया होगा क्वेश्चंस के साथ। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। अब पहुंचते हैं बुढ़ापे पर। बेटा, थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, पैसे की जरूरत है। बुढ़ापा मुश्किल से कटता है, बिना नौकरी के, बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे आएगा पैसा। यानी जब आप 60 के हो जाएंगे। अभी आप क्या है, अभी आप सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश उठाते हैं, पेस्ट लगाते हैं और ब्रश दांतों तक चला जाता है कि नहीं बात? जब आप 60 के हो जाएंगे, 60 आ जाएंगे, तब क्या होगा? दांत खुद ही निकल कर ब्रश तक आ जाएंगे और उन्हें आप चमका लेंगे। तब नौकरी नहीं रहेगी, जॉब भी नहीं रहेगी, रिटायर हो चुके होंगे। तब बुढ़ापे में कौन काम आने वाला है सर? बुढ़ापे में कौन काम आने वाला है? ये सारे प्रोविडेंट फंड की बातें थी जब हम जॉब कर रहे थे। सब बातें किसकी थी सर? ड्यूरिंग द जॉब की। और अब हम पहुंच चुके हैं 60 साल में, दिमाग में, खोपड़ी में, है ना? डालो कि हम 60 साल के हो चुके हैं। और अब प्रोविडेंट फंड की बातें जाके पहुंची है बुढ़ापे पर। यानी कि हाईलाइट भी करके दे रखा है मैंने आपको, एट रिटायरमेंट, एट रिटायरमेंट। यानी कि जब आप कंपनी से रिटायर हो गए, जब आप कंपनी से रिटायर हो जाएंगे, तब ये ट्रीटमेंट आपको करने के लिए मिलेगा। रिटायर होंगे, ठीक है, फेयरवेल पार्टी होगी, तालियां बजेंगी, मजा ही आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा आपने सर्विस दी है अपनी कंपनी को। तो जब आप रिटायर हुए, तो रिटायरमेंट के टाइम पर सबसे पहला जो बुढ़ापे का सहारा होगा, वो पहला होगा प्रोविडेंट फंड। देखो, जिंदगी भर आपने क्या किया है? जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है। जिंदगी भर इसलिए आपने क्या किया है? जिंदगी भर आपने, आपकी बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय ने, जिंदगी भर एम्प्लॉय ने क्या किया है? प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है ना? चाहे आपने एसपीएफ में किया हो, चाहे आपने आरपीएफ में किया हो, चाहे आपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किया हो, जिंदगी भर आपने पैसा डाला है, गुल्लक में डाला है, पीएफ की गुल्लक में डाला है। अब एक समय ऐसा भी तो आएगा जब पैसा निकालोगे। तो जब आप प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालेंगे, तब आप जब रिटायर हो चुके होंगे, तब आपके ऊपर लगेगा ये वाला लॉ जो आपको अब इस पेज पर दिख रहा है। सर क्या लॉ लगने वाला है? राइट, यानी कि ये है आपका एसपीएफ वाली बात। राइट, ये वाला कॉलम क्या चल रहा है सर? नोट्स आपके पास है ही, एसपीएफ। जे वाला कॉलम क्या चल रहा है सर? जे वाला कॉलम चल रहा है आरपीएफ। और जे वाला कॉलम क्या चल रहा है? ये वाला कॉलम चल रहा है यूआरपीएफ। हाँ सर, मजा आएगा सर। एसपीएफ में देखो क्या लिखा है, सरकारी नौकरी का यही मजा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आप, एसपीएफ में पैसा डल रहा है। रिटायरमेंट के टाइम पे जब आपको पैसा मिलेगा, विड्रॉ करोगे, तो मुन्ना क्या लिखा है? 100% एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। बोलो सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। यानी कि ड्यूरिंग द जॉब भी माफ, उस पर ब्याज दिया वो भी माफ, और रिटायरमेंट पे पैसा निकाला वो भी माफ। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको कानून की भाषा में, राज की बताता हूँ, राज की बात बताई सर। ये स्कीम कहलाई जाती है आपकी ई ई ई। सर ट्रिपल ई स्कीम होती है ये, प्रैक्टिकल लाइफ में, एग्जाम के लिए नहीं है, ज्ञान की बात है, ज्ञान सेवा की बात है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। सर ज्ञान की बात है तो फिर पूरी कर दीजिए। ई मतलब जब आप पैसा उसमें डाल रहे हो, जब आप पैसा उसमें डाल रहे हो, ठीक है, राइट, या कंपनी आपके बिहाफ पे डाल रही है, ठीक है, तब वो होता है एग्जेम्प्ट। ठीक है, जब मैंने पैसा डाला तो क्या हुआ? 80C में मुझे रिडक्शन मिल गया, यानी जितना पैसा मैं डाल रहा हूं 1.5 लाख रुपए तक, उतना तो मुझे 80C में मिल ही रहा है। ठीक है, राइट। दूसरा, उसके ऊपर जो भी एक्रीशन हो रहा है, एक्रीशन क्या हो रहा है? जैसे ब्याज, वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। मजा ही आ गया सर। और तीसरे ही का मतलब क्या होता है? तीसरे ही का मतलब होता है जब उससे विड्रॉ करके पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी पे जब पैसा आएगा, तो मैच्योरिटी पे जब विड्रॉ करके पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। ऐसी स्कीम्स को बोला जाता है ट्रिपल ई स्कीम्स।
राइट। प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी आप पैसा डालें तो भैया कोशिश करें ट्रिपल ई स्कीम में ही पैसा डालें। ई जब डाला तो या तो उसके एग्जम्पशन मिल गई या उसकी डिडक्शन मिल गई, जैसे हमें टीसी में मिलती है, राइट। उसके ऊपर जो एक्रीशन हुआ, ब्याज मिला, वो भी माफ, और जब मैच्योरिटी पे पैसा वापस विड्रॉ किया वो भी माफ। तो भैया ये हुआ हमारा ई स्कीम। तो ये सरकारी नौकरी में ज्यादा मजा लेते हैं लोग, सरकारी नौकरी में ही, राइट। तो यानी कि रिटायरमेंट पे भी फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है मुन्ना, समझ में आ गई बात, मजा ही आ चुका है। लेकिन जब हम आरपीएफ की बात करेंगे, आरपीएफ की बात करेंगे तो आरपीएफ में बहुत अच्छी खबर है सर। आरपीएफ से जितना पैसा विड्रॉ करोगे बुढ़ापे में, जितना भी पैसा मिलेगा सारा ही मिल जाएगा, 100% जो भी पैसा मिलेगा पूरा का पूरा माफ होगा, लेकिन कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तुमने क्या सोचा था सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? ना मुन्ना ना, कुछ तो शर्तें माननी पड़ेंगी, और आमिर खान की तरह तुम्हें कहना पड़ेगा शर्त मंजूर है। तो भैया क्या शर्तें हैं सर? शर्तें देखो क्या है। ये है पहली शर्त, ठीक है, ये लिखे स्टार लग रहा है ना, स्टार सीधा कूद के कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा स्टार, स्टार से स्टार मैच हो गया, दिल से दिल मिले, ठीक है। 3 शर्तें स्टार ने बताई। स्टार ने ये बोला कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने सर्विस कंटिन्यू कर ली 5 साल की, किसी भी एम्प्लॉय ने सर्विस कंटिन्यू कर ली 5 साल की, ठीक है, यानी उसका पैसा 5 साल तक, है ना, आरपीएफ में पड़ा रहा है। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, आरपीएफ में पैसा 5 साल तक रहा, आरपीएफ में पैसा 5 साल तक रहा, यानी आपने आरपीएफ से पैसा 5 साल के अंदर विड्रॉ किया ही नहीं, है ना, राइट। इंग्लिश में से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नो विड्रॉल, नो विड्रॉ अप टू 5 ईयर, यानी 5 साल तक आपने विड्रॉ किया ही नहीं पैसा, राइट। तो हम मान लेंगे कि आप आरपीएफ के प्रति पूरे समर्पित थे। जब आप पैसा विड्रॉ करोगे बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में मुन्ना, बुढ़ापे में फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, समझ में ना बात। अब कई बार है ना, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, वो मुझसे है ना पूछते हैं, यार मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है, दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, तो भैया अब क्या होगा, क्या लुट गए हम तेरी मोहब्बत में? तो मैं उन्हें क्या समझाता हूँ, मुन्ना तो भी आरपीएफ में आपकी एग्जामिशन बरकरार रहेगी। कैसे? मान लो भैया एक दोस्त है, वो पहले टाटा में था, टाटा में था, राइट, ठीक है। अब पहले उसने 2 साल मतलब 3 साल टाटा में जॉब करी, और टाटा वालों ने ही उसका क्या खुलवाया था, प्रोविडेंट फंड खुलवाया, आरपीएफ खुलवाया। तो आरपीएफ में 3 साल उसने डाले रखे पैसे, फिर वो जॉब छोड़ के कहा भैया नई कंपनी में ज्यादा बड़ा हाइक मिल रहा है तो मैं शिफ्ट कर जाता हूँ, जंप कर जाता हूँ। उसने जंप कर दिया मान लो रिलायंस में, ठीक है, और रिलायंस में वो अगले 2 साल 3 साल आगे वो रिलायंस में जॉब कर रहा है। अब उसको लगा कि यार 3 साल तक मैंने टाटा में जॉब करी, अब मैं वहां से जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो 3 साल के बाद क्या होगा, 3 साल के बाद अपना आरपीएफ का पैसा टाटा ने जो डाला था ना, टाटा का आरपीएफ जो था, टाटा आरपीएफ का पैसा विड्रॉ करूंगा तो एकदम छिन जाएगी। इसका मतलब ये तो गड़बड़ होगी, यानी कि मुझे मजबूरी है मेरी कि आरपीएफ की एग्जम्पशन लेने के लिए 5 साल टाटा में जॉब करनी पड़ेगी। ना मुन्ना ना, मैंने समझाया, ना मुन्ना ना, घबराने की कोई बात ना है, कोई बात ना है मुन्ना घबराने की, घबराओ नहीं रे, कोई मत घबराओ। क्या करना है, सिंपली बात करनी है कि आपको ये लिख कर देना है प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो मेरा टाटा का आरपीएफ था, जो मेरा टाटा का आरपीएफ था उसे मैं विड्रॉ नहीं कर रहा मुन्ना, उसे मैं विड्रॉ नहीं कर रहा। टाटा के आरपीएफ को मैं ट्रांसफर कर देता हूं रिलायंस के आरपीएफ में। किसके आरपीएफ में सर? रिलायंस के आरपीएफ में ट्रांसफर कर देता हूं। तो टाटा के आरपीएफ को 3 साल के बाद विड्रॉ करने की बजाय डायरेक्ट शिफ्ट कर दो पेपर पे लिखकर, है ना, पीएफ वालों को लिख दो पेपर पे कि भाई मैं आरपीएफ जो है टाटा वाला उसे विड्रॉ नहीं करना चाहता, आप रिलायंस में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें, मेरे खाते में ना लें। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट टाटा के आरपीएफ को ट्रांसफर करा लिया रिलायंस के आरपीएफ में बिना पैसा विड्रॉ किए। अब ये बात जब फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंची तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ताली बजाई, सल्यूट, सल्यूट मारा आपको, ग्रैंड सल्यूट मारा कि भाई आपकी इस होशियारी के हम बहुत ही काबिल है हुए और
कातिल हुए कि भाई आपने क्या होशियारी दिखाई, इसलिए आपको होशियारी का फल मिलेगा। हम ये मान लेंगे कि आपने 5 साल तक पैसा विड्रॉ किया ही नहीं, हम ये क्या मान लेंगे, अगर आपने ऐसा काम किया तो हम मानेंगे कि आपने 5 साल तक विड्रॉ नहीं किया, आपने 5 साल तक आरपीएफ को कंटिन्यू रखा। तो बिल्कुल सही बात है भाई, पहले मैंने 3 साल टाटा के आरपीएफ में रखा पैसा, उसके बाद विड्रॉ नहीं किया, अपने खाते में ट्रांसफर नहीं किए, फिर रिलायंस के आरपीएफ में भेज दिए, तो आरपीएफ का पैसा तो मेरे पास आया नहीं, कंपनी टू कंपनी जंप कर गया। तो आपने अगर कंपनी टू कंपनी आरपीएफ का पैसा जंप कर दिया तो मान लेंगे कि आपका आरपीएफ 5 इयर्स तक कंटिन्यू रहा। मजा ही आ गया सर, बोलो सर मजा ही आ गया। तो 5 साल में आप है ना एलिजिबल हो जाएंगे एग्जामिशन लेने के लिए। तो सर ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई, ठीक है, ताकि डाउट भी दूर हो जाए। कोई हमसे पूछे प्रैक्टिकल लाइफ में, भैया भाभी है ना, दीदी है ना, कोई भी पूछे बड़े हमसे, हम बता देंगे, हम बताएंगे, आओ। हम क्या उनसे क्या बोलेंगे, दिक्कत आती है फिर आओ बैठो, अरे बैठो कुर्सी लो, अभी बताते हैं सारी बातें, है कि नहीं बात। तो बढ़िया तरीके से आप उन्हें समझा देंगे अब, कि घबराने की कोई बात नहीं है। साथ के साथ की नोट क्या लिखी है, की नोट क्या लिखा है देखो, 5 साल की कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं होगी। वाह 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 वाह, क्या बात कह दी फाइनेंस मिनिस्टर जी, क्या बात कह दी। यानी कि आप यू कैन विड्रॉ, इसे आसान सी भाषा में लिखूं तो यू कैन विड्रॉ अमाउंट विद इन 5 इयर्स। आप आरपीएफ का पैसा है ना, आप आरपीएफ का पैसा 5 साल के अंदर भी विड्रॉ कर सकते हैं। पहली शर्त क्या है, पहली मुद्दे की शर्त क्या है कि आरपीएफ का पैसा 5 साल के अंदर विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको 5 साल कंटिन्यू चलाने पड़ेंगे। आरपीएफ के पैसे 5 साल कंटिन्यू चलाने पड़ेंगे, आरपीएफ के पैसे 5 साल कंटिन्यू चलाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई सर, ठीक है ना। अब कह रहे हैं आरपीएफ से 5 साल के अंदर पैसा निकाल लेना, स्टिल एग्जामिशन मिलेगी, स्टिल एग्जामिशन मिलेगी, स्टिल एग्जामिशन मिलेगी। क्या बात कर दी सर, मजा आ गया। कैसे मिलेगी तुमसे, पहला अब ये बात बताओ, अगर कोई बच्चा या अगर कोई एम्प्लॉय बेचारा अल्लाह को प्यारा होने की नौबत आ जाए उसको, है ना, और हॉस्पिटल का बिल बढ़ रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है भैया पैसे कहाँ से लो हॉस्पिटल, कह रहे भगवान बचा लो भैया पैसे कहाँ से लो हॉस्पिटल के, तो भगवान कह रहे हैं आरपीएफ में पड़े हैं, निकाल ले भाई आरपीएफ में पड़े हैं, ठीक है, आरपीएफ में पैसा पड़ा है, उससे निकाल कर अपनी बीमारी का इलाज कराना है अगर किसी एम्प्लॉय को। लेकिन वो कह रहा मैं इसलिए नहीं निकालूंगा आरपीएफ से पैसा, एग्जामिशन छीन लेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर भैया, फाइनेंस मिनिस्टर एग्जामिशन छीन लोगे ना आप, मुझे पता है, मुझे पता है एग्जामिशन छीन लोगे आप, एग्जामिशन छीन लोगे ना आप आरपीएफ की, है कि नहीं बात, बीमारी के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं अरे भैया मैं सैलरी हेड में बता चुका हूँ, बीमार व्यक्तियों से मैं कभी कुछ झोलझाल नहीं करता। भगवान दत्त जी की वाइफ के साथ करने की कोशिश की थी, उन्होंने पहले बोल दिया खिड़की पे लटकूंगी आके, तब से मैं डर चुका हूँ, बीमारों से मुझे कोई कुछ नहीं लेना। तो उन्होंने पहली शर्त क्या लिख दी, उन्होंने कहा पढ़ तो ले भाई, पढ़ तो ले पूरी तरीके से। क्या लिखा है, लिखा ये है कि अगर आप बीमार हैं तो 5 साल के अंदर पैसा निकाल लें, 5 ईयर की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी इफ एम्प्लॉय इज इल हेल्थ। यानी कि सबसे पहला केस, अगर कोई एम्प्लॉय बीमार है तो 5 साल के अंदर यू कैन विड्रॉ अमाउंट इन 5 ईयर, आप 5 साल के अंदर भी पैसा निकाल सकते हैं। एग्जामिशन मिलेगी, एग्जामिशन मिलेगी कब मिलेगी सर, पहली एग्जामिशन कब मिलेगी, अगर आपने पैसा निकाला है फॉर बीमारी, आपने बीमारी के लिए वो पैसा निकाला है तो 5 साल के अंदर निकालो भैया, बीमार व्यक्तियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप कोई दिक्कत मत मानो, निकालो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिशन नहीं छीनेंगे, स्टिल एग्जामिशन आपकी चलती रहेगी। यानी आप 5 साल के अंदर किसी बंदे की जॉब लगी, 2 साल 3 साल हुए, बीमारी की वजह से पैसा निकालना पड़ रहा है आरपीएफ से, तो जितना पैसा निकालेंगे 100% एग्जेम्प्ट है, जितना पैसा निकालेंगे 100% एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब भैया जो एम्प्लॉय, ठीक है, जो किस में था सर, टाटा में था, 3 साल उसने जॉब करी, 3 साल के बाद वो बीमार हो गया और 3 साल बाद ही उसे पैसा विड्रॉ करने की नौबत आई, लेकिन उसने पैसा विड्रॉ किया बीमारी के लिए, तो जब वो पैसा विड्रॉ करेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होगा। दूसरा जो गलती है वो किसकी है सर, वो एम्प्लॉय की है ही नहीं। क्या, डिसकंटिन्यू ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस, यानी कंपनी ही बंद हो गई। अगर भैया अब वो कह रहा बेचारा एक तो यहाँ जॉब चली गई, है ना, मैंने पिछले कह रहा एक तो यहाँ जॉब चली गई, बेरोजगारी की नौबत आ गई एक तो यहाँ पे, है कि नहीं बात, राइट, नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है कि नहीं बात, सुबह साबुन से हाथ धोया, शाम को नौकरी से हाथ धो दिया, ठीक है, राइट। अब एक बात बताओ,
जब कंपनी बंद हो गई तो पैसा तो विड्रॉ करना ही पड़ेगा आरपीएफ का, इसमें मेरी गलती क्या है? तो बस यही बात है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बोला, बिल्कुल सही बात। अगर कंपनी ही बंद हो गई, अगर कंपनी बंद हो गई तो एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। तो कंपनी बंद होने पर आरपीएफ से जो पैसा विड्रॉ होगा वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तीसरा तीसरा तो बस ऐसा खतरनाक पॉइंट लिख दिया कि हाहाकार मच गया। आप एक ऐसा रीजन बता दें फाइनेंस मिनिस्टर को कि मैं पैसा इसलिए विड्रॉ कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, वो रीजन, उसकी वजह से मुझे पैसा विड्रॉ करना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा रीजन है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, है ना? बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के कंट्रोल से बाहर वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे आरपीएफ से पैसा निकालना पड़ रहा है। और ये मत कहना सर मेरे हाथ पीले होने थे, मेहंदी है रचने वाली, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया फाइनेंस मिनिस्टर शादी को बियॉन्ड द कंट्रोल रीजन नहीं मानेंगे, है कि नहीं बात? ससुर जी ने बुला लिया बहुत दूर तक, ठीक है, जाना पड़ गया मुझे, इसलिए आरपीएफ से पैसा विड्रॉ करके फ्लाइट से जाना पड़ा, ये भी रीजन नहीं मानेंगे, है कि नहीं बात? रीजन क्या होगा? जैसे एक नॉर्मली जेन्युइन रीजन कि भैया मैं अपने परिवार सहित इंडिया छोड़ के फॉरेन शिफ्ट हो रहा है, एक जेन्युइन रीजन है जो विड्रॉ करने का रीजन बन सकता है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। सर परिवार सहित विद फुल फैमिली, पूरा खानदान सहित, है ना? जैसे बच्चों में खेलते हैं पिट्टू फुट खानदान आउट, तो बिल्कुल खानदान सहित मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, और मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा, है ना? और मैं कभी भी फिर लौट कर नहीं आऊंगा, मैं विद फैमिली जा रहा हूं और मेरी इंटेंशन वापस इंडिया में आने की नहीं है। तो अगर आपने ऐसी बात लिख के दे दी तो फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकते हैं हाँ भाई ये रीजन है जो एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर है। अब भैया उसके परिवार वाले सब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, फिर तो पीएफ से पैसा विड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप ये रीजन शायद फाइनेंस मिनिस्टर को देंगे तो वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये बियॉन्ड कंट्रोल मान के आपको पूरे अमाउंट विड्रॉ की एग्जामिशन दे सकते हैं। यानी कि ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि वो लोग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऐसे रीजन को बियॉन्ड कंट्रोल मानेगा नहीं मानेगा। तो बियॉन्ड कंट्रोल क्या है? इट इज, क्या लिखेंगे? लिख लो सर, इट इज मैटर ऑफ फैक्ट्स। ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप अपना केस लिख के देंगे, अपनी पर्ची लिख के देंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगी यानी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाएगी, तो वो पर्सनली इसको, है ना, डिस्कस करेगा आपके साथ, देखेगा और फिर वो अपने विजडम से, अपने विवेक से वो शायद, है ना, डिसीजन लेगा कि हाँ ये रीजन बियॉन्ड कंट्रोल है या नहीं। एक रीजन मैंने आपको दिया जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है जब हम ऑफिस में जॉब करते थे कि हमें फुल फैमिली के साथ हमारे क्लाइंट चला गया तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला ये रीजन बियॉन्ड कंट्रोल माना जाएगा, जिसकी वजह से पीएफ से पैसा विड्रॉ करना मजबूरी है, तो मजबूरी गिनानी पड़ेगी। एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसमें, डी पॉइंट नंबर डी भाई, और मैंने पॉइंट नंबर डी ऐड कर दो, बहुत ही सिंपल सी बात है। या फिर तुमने 5 साल के अंदर अंदर सारा पैसा एंटायर फंड्स जो भी प्रोविडेंट आरपीएफ में जितना भी पैसा था सारा का सारा पैसा 5 साल के अंदर अगर विड्रॉ किया है और वो पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया हो? ट्रांसफर टू एनपीएस, जो हमने पढ़ा ना एनपीएस, जो 80 सीसीडी में हम कवर भी करते हैं, एलिजिबल भी होता है। एनपीएस में अगर आपने सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो 5 साल के अंदर आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो एग्जामिशन मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी कि 5 साल के अंदर पैसा निकाला और सीधा सीधा कहां फेंक के मारा? एनपीएस में, राइट। तो सर हम क्या सीख चुके हैं? हम सीख चुके हैं आरपीएफ की शानदार जानदार बातें। जब आरपीएफ मिलेगा रिटायरमेंट पर तो एग्जम्प्ट होगा पहली शर्त, अगर आपने वो पैसा 5 साल तक आरपीएफ में रखा है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ चुकी है। यानी आरपीएफ में पैसा 5 साल रखना मस्ट है, तभी वो एग्जम्प्ट होगा। 5 साल के अंदर आपने विड्रॉ किया, 5 साल के अंदर आपने विड्रॉ किया, है ना, विड्रॉ इन 5 ईयर, अगर 5 साल के अंदर आपने विड्रॉ किया तो पहली बात तो वो होगा फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। 5 साल के अंदर आप विड्रॉ करे हुए तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहली बात टैक्सेबल तो होगा, लेकिन उसे अगर फुल्ली एग्जेम्प्ट कराना है तो ये शर्तों में से कोई भी एक शर्त आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको उसे एग्जेम्प्ट कराना है 5 साल के अंदर विड्रॉ करके भी
आपको पैसा एग्जेम्प्ट कराना है तो इन शर्तों में से एक शर्त आपको बतानी पड़ेगी, तभी एग्जेम्प्ट होगा। इन दो में से अगर एक भी शर्त आप पूरी नहीं कर पाए तो फिर 5 साल के अंदर निकाला हुआ पैसा टैक्सेबल होगा, आपके सैलरी हेड में लिखा जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। ठीक है, अब सर ये बात हो गई हमारी आरपीएफ की। ठीक है जी बात। अब आते हैं सबसे मजेदार चीज जो उसमें समझने वाली है सर, यूआरपीएफ। सर क्या? यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की अगर बात करें, ठीक है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होने वाला है, पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द जॉब क्या था। सर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो प्रोविडेंट फंड था जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं करता, मानता नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर ये बोलता है, इनकम टैक्स कमिश्नर ये बोलता है कि भाई ये फंड हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, मजा नहीं आया, इसमें कुछ झोल झाल चलते हैं। फिर भी आप उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो कितनी बड़ी मेहरबानी करी कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं था। हाँ सर, उसके ऊपर जो ब्याज मिला था वो भी टैक्सेबल नहीं था। हाँ सर, लेकिन मेरा जो कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, तो बेसिक में ही जुड़ा होता है। बेसिक में से निकाल कर ही मैं पीएफ गुल्लक में डालता हूं, तो बेसिक में था, राइट, और वो टैक्सेबल हुआ था। हाँ सर, बेसिक में ऐड हुआ था। और सबसे खतरनाक बात, 80C में डिडक्शन भी नहीं मिली थी, 80C में डिडक्शन भी नहीं मिली थी। याद आ गई होगी बात? सर याद आ गई। अब यही आरपीएफ का पैसा, सॉरी यही यूआरपीएफ का पैसा अगर आपको दिया जा रहा है बुढ़ापे में, है कि नहीं बात, तब सर बुढ़ापे में क्या होगा, ये हमें आज सीखना है। अब सुनना ध्यान से, शानदार एसआर के बनाएंगे, राइट, किसका? रिटायरमेंट के टाइम पे यूआरपीएफ का। ये एग्जाम में बहुत बहुत काम आएगा, मजा ही आने वाला है सर। अब देखो, सुनना ध्यान से, बहुत ही मजेदार बात। दिमाग की बत्ती जला के रखना, मेंटोस की गोली मुंह में दबा के रखना। आई कि ना बात? आए, लाइन वहीं से शुरू होगी जहां हम खड़े होंगे। तो पहली बात सुनो, जब बुढ़ापे में पैसा यूआरपीएफ से निकालूंगा तो एक तो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, वो पैसा विड्रॉ होगा कि नहीं? होगा नहीं भाई और बहनों? बिल्कुल होगा सर, मेरा कंट्रीब्यूशन विड्रॉ होगा। उसके साथ साथ जिंदगी भर जो ब्याज जुड़ रहा है, उसके साथ साथ जिंदगी भर जो ब्याज जुड़ेगा बुढ़ापे तक के लिए, आए, तो मेरे कंट्रीब्यूशन पर क्या आएगा सर? ब्याज भी आएगा, इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा, जो बुढ़ापे में मुझे मिलेगा। मजा ही आएगा सर। फिर कुछ पैसा और विड्रॉ करके मुझे मिलेगा जो कंपनी ने डाला होगा, तो मैं उसे क्या बोलूंगा सर? कंपनी का कंट्रीब्यूशन। क्या बोलूंगा सर? कंपनी का कंट्रीब्यूशन, जो यूआरपीएफ में डाला था और अब वो विड्रॉ होके मुझे मिलेगा। भाई कंपनी मेरी तरफ से डाली, डबल पैसा स्कीम, पैसा डबल होगा, से घुमाने वाली वीडियो दिखाई थी। ठीक है, फिर क्या होगा? कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर ब्याज, है ना, कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर ब्याज, तो 4 चीजें मिलेंगी। यानी मुन्ना आपको बुढ़ापे में ध्यान से देखो तो 4 चीजें मिलेंगी। मेरा कंट्रीब्यूशन विड्रॉ होकर मेरी जेब में आएगा, उस पर ब्याज भी मेरी जेब में आएगा। कंपनी ने जो मेरे ब्याज पे डाला था, कंपनी ज्यादातर इक्वली पैसा डालती है, तो कंपनी कंट्रीब्यूशन मेरी जेब में आएगा, ठीक है, और उस पर ब्याज भी मेरी जेब में आएगा। सबसे जरूरी चीज क्या है? टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। मेरा कंट्रीब्यूशन, सोचकर समझकर जवाब देंगे, मेरा कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? बताओ जल्दी। बहुत ही खतरनाक बात है, अगर सोचोगे तो ही एग्जाम में गलती नहीं होगी। मेरा कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा नहीं होगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे रे, थोड़ा पीछे जाओ रे, ड्यूरिंग जॉब जाओ ना लायको। हिंट दे रहा हूं, ड्यूरिंग जॉब में क्या था? ड्यूरिंग जॉब में जो था उसका रिवर्स अब करना है। यानी ड्यूरिंग जॉब में टैक्सेबल था तो माफ कर दो, माफ था तो टैक्सेबल कर दो। और अभी मैंने इसलिए वो जानबूझ के तुम्हें रिवाइज कराया। सोचो, यूआरपीएफ में मेरा कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग जॉब क्या था मुन्ना? क्या था मुन्ना?
सर 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 वो टैक्सेबल था। हाँ नालायक, को टैक्सेबल था। ड्यूरिंग द जॉब मेरा कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल था, मेरा एम्प्लॉय का। ठीक है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बेसिक में तो ऐड था, बेसिक में ऐड था, और टैक्सेबल क्यों हो गया? 80C में डिडक्शन भी नहीं मिली बेचारे को। 80C में डिडक्शन भी नहीं मिली, मैंने क्वेश्चन भी कराया था नीली पीली वाला, तो 80C में डिडक्शन भी नहीं मिली, यानी बेचारा टैक्स भरे बैठा है ड्यूरिंग जॉब। अब भैया एक बात बताओ, हमने एक कसम खाई है, आज एक बात आपको राज की बात और समझ में आएगी, ठीक है ना। हमने एक कसम खाई है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, आप भी बेईमानी मत करना। सर कैसे? हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बोला, सर हम कभी भी ये लिख लेना, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल इनकम टैक्स का, हम कभी डबल डिडक्शन नहीं लेंगे। ठीक है ना। मान लो सेक्शन 16 में कोई डिडक्शन दे रखी है 50,000, ठीक है ना, हम 50 की जगह 70,000 1 लाख नहीं लेंगे। 80C में डिडक्शन मैंने आपको बताई 1.5 लाख, तो हम 1.5 लाख की 2 लाख या 3 लाख नहीं लेंगे। डबल डिडक्शन कभी क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। कोई भी हम डबल फायदा नहीं उठाएंगे इनकम टैक्स के बेनिफिट का, ये हमने कसम खाई। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक कसम खा ली, अगर तुम कभी डबल डिडक्शन नहीं लोगे, बेईमानी नहीं करोगे, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, तो प्यारे प्यारे एसएससीओ, हम भी हम भी कभी आपसे डबल टैक्स नहीं लेंगे, है ना, डबल टैक्स नहीं लेंगे, डबल टैक्स नहीं लेंगे, यानी आपकी इनकम को 2 बार टैक्स नहीं करेंगे। एक बार टैक्स कर दिया तो दोबारा टैक्स नहीं करेंगे। एक बार किसी चीज पे टैक्स वसूल लिया तो दोबारा उसके ऊपर फिर से टैक्स नहीं लगाएंगे, डबल अत्याचार नहीं होगा। तो भैया अगर ये गोल्डन रूल हमने कसम खा ली, इसी गोल्डन रूल की फाइनेंस मिनिस्टर ने कसम खा ली, तो वही बात तो यहाँ लगती है। अगर अगर मेरा कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द जॉब टैक्सेबल था, मेरा कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द जॉब टैक्सेबल था, तो भैया बुढ़ापे में क्या होगा? सर बुढ़ापे में वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये खतरनाक बात, ये बात मजा ही आ गया सर। तो लिखो शानदार तरीके से हाईलाइट करके एग्जेम्प्ट। कारण क्या था, रीजन, लॉजिक क्या है? लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं, लॉजिक क्या है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द जॉब टैक्सेबल था। ड्यूरिंग जॉब क्या था सर? टैक्सेबल था। और अभी अभी कसम खाई है, तो मैं अपना बनाने की कसम खाई है, और साथ के साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी कसम खाई है कि हम आपसे डबल टैक्स नहीं लेंगे। तो भैया अगर ड्यूरिंग द जॉब टैक्सेबल था, तो हम बुढ़ापे में उसे टैक्स नहीं करेंगे। ठीक है, बोलो सर, मजा ही आ गया, राइट। अगली बात देखो, अगली बात ध्यान से, मेरा कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज था, ठीक है, मेरे कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज था, अब ये जो ब्याज आ रहा है, ये जो ब्याज आ रहा है, ठीक है ना, राइट, ये रहा इंटरेस्ट, है ना, ये जो इंटरेस्ट आ रहा है मुन्ना, ये जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट क्या था? टैक्सेबल नहीं था, यानी माफ था। अब ये जो इंटरेस्ट है वो मेरे कंट्रीब्यूशन पर भी है और कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर भी है। तो भैया जब वो तब माफ था, तो अब लपेटे जाओगे मुन्ना, अब लपेटे जाओगे, क्योंकि पैसा यूआरपीएफ में डाला है, यूआरपीएफ में। एसपीएफ में डालते तो माफ हो जाता, आरपीएफ में डालते तो 5 साल की शर्त पूरी करते तो माफ हो जाता। यूआरपीएफ में डाला है ना, लपेटे जाओगे। अब क्यों ऐसी जगह पैसा डाला जहां हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था? तो भैया खामोश रहना, क्योंकि अब टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होगा सर? लिखेंगे इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द जॉब माफ था। सर टैक्सेबल होगा, बहुत बढ़िया बात है। किस हेड में टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट जो मिला, ठीक है, किस हेड में टैक्सेबल होगा, ये सोचेंगे, है ना, एक पॉइंट आगे का पढ़ने के बाद। कंपनी का कंट्रीब्यूशन, कंपनी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा सर? बताओ मुन्ना, कंपनी का कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द जॉब क्या था? फिर से ऊपर चलते हैं और देखते हैं ड्यूरिंग द जॉब क्या है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द जॉब टैक्सेबल नहीं था, और पैसा किस में डाला? यूआरपीएफ में। सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इसका मतलब सर बुढ़ापे में, रिटायरमेंट में यूआरपीएफ का जो पैसा विड्रॉ करोगे वो होगा फुल्ली टैक्सेबल। फिर ब्याज, कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज था, कंपनी कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज था
वो ड्यूरिंग द जॉब क्या था, नॉट टैक्सेबल यानी माफ था, तो लपेटे जाओगे बुढ़ापे में क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। यानी सर इतनी बात शानदार तरीके से हमें समझ में आ चुकी है कि यूआरपीएफ में हम जब पैसा डालते हैं ड्यूरिंग द जॉब, तो जो जॉब के टाइम पे हुआ उसका रिवर्स बुढ़ापे में करना है। तो बुढ़ापे में जब मैं आऊंगा तो सर मुझे चार चीजें मिलती है। ठीक है सर, कितनी चीजें मिलती है, चार। मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे वापस मिल जाता है, उसके ऊपर ब्याज मुझे मिल जाता है, कंपनी जो मेरे यहाँ पे डालती है वो भी मुझे मिलता है, और कंपनी कंट्रीब्यूशन पर सर ब्याज भी मुझे मिल जाता है। ठीक है, मेरा कंट्रीब्यूशन जिंदगी भर टैक्सेबल था इसलिए माफ हो गया, इंटरेस्ट जिंदगी भर माफ था इसलिए दोनों ही टैक्सेबल हो गए, और कंपनी कंट्रीब्यूशन जिंदगी भर माफ था इसलिए अब टैक्सेबल हो गया। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इतना एरिया क्या मानेंगे आप, 50%। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इतना भी एरिया क्या मानेंगे आप, 50%। यानी कि क्वेश्चन अगर खामोश है तो आपको उसकी ये राज की बात सुननी है, खामोशी एक राज है, कभी सुन लेता हो जरा, तो आपको ये सुनना है कि दोनों ने इक्वल पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा तो बुढ़ापे में इक्वली अमाउंट मिला होगा। यानी अगर किसी एम्प्लॉय को बुढ़ापे में 10 लाख रुपए मिले हैं यूआरपीएफ से, अगर किसी एम्प्लॉय को बुढ़ापे में 10 लाख रुपए विड्रॉ हुए हैं यूआरपीएफ से और क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप मानेंगे 5 लाख रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन और मेरे कंट्रीब्यूशन पर ब्याज था, और 5 लाख रुपए का टोटल कंपनी कंट्रीब्यूशन और कंपनी कंट्रीब्यूशन के ऊपर ब्याज था। 50-50 करना है। ठीक है, राइट। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मान लो अगर क्वेश्चन में दे रखा है 8 लाख रुपए तो कंट्रीब्यूशन का पैसा था बुढ़ापे में जो मिला, और 2 लाख रुपए ब्याज का पैसा था जो बुढ़ापे में मिला। तो क्वेश्चन में ये डेटा दे रखा है 8 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन का पैसा मिल गया बुढ़ापे में और 2 लाख रुपए का ब्याज टोटल मिल गया बुढ़ापे में। तो बहुत सिंपल, क्या मानेंगे, और कुछ सब कुछ साइलेंट है, कुछ बता नहीं रखा किसका कितना अमाउंट है, तो आपको क्या अज्यूम करना, 50-50%। यानी क्या मेरे कंट्रीब्यूशन में कितना लिखेंगे, 4 लाख, मेरे कंट्रीब्यूशन पे ब्याज टोटल कितना मिला था 2, तो मेरे कंट्रीब्यूशन ब्याज कितना हो गया 1 लाख, कंपनी कंट्रीब्यूशन पे कितना लिखेंगे 4 लाख। ठीक है, मेरे कंट्रीब्यूशन और कंपनी कंट्रीब्यूशन पे ब्याज कितना लिखोगे 1 लाख, तो भैया 8 लाख का 50% कर दिया है ना, 2 लाख का 50% कर दिया, मजा ही आ गया, राइट। अब सुनो सबसे खतरनाक बात, सबसे ज्यादा डेंजर, बिजली कड़कती वाली बात, किस हेड में जाएंगे, सुनना, लॉजिक सुनना तो समझ जाओगे बात। पहले इधर की बात करते हैं, कंपनी का कंट्रीब्यूशन जो था वो विड्रॉ हुआ, मान लो 4 लाख रुपया मेरे खाते में आया, किस हेड में उसे टैक्सेबल करूंगा, ये जो पैसा कंपनी का मुझे मिल रहा है, ये जो पैसा कंपनी के कंट्रीब्यूशन का मुझे मिल रहा है, जो कंपनी कंट्रीब्यूशन का पैसा मुझे मिल रहा है, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था किस वजह से मिल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किस रिश्ते की वजह से मिल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो भैया ये रिश्ता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कहलाता है। इसलिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की वजह से मुझे कंपनी का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, क्योंकि मैं जॉब करता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता था तो कंपनी डालती थी, तो कंपनी का पैसा मुझे मिल रहा है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता क्रिएट करता हूँ। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता क्रिएट है तो किस हेड में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन सैलरी हेड, टैक्सेबल इन सैलरी हेड। सेम कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज मिल रहा है, कंपनी मेरे बिहाफ पे डाल रही है और कंपनी इसलिए डाल रही है क्योंकि मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मैंने कंपनी के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन डेवलप किया है, तो ये भी किस हेड में जाएगा सर, ये भी जाएगा, टैक्सेबल होगा इन सैलरी हेड। मजा ही आएगा सर, ये किस हेड में जाएगा, सबसे खतरनाक बात समझने वाली ये है, मेरा कंट्रीब्यूशन है ना यूआरपीएफ में जो हुआ उसके ऊपर जो ब्याज आया वो टैक्सेबल है, लेकिन किस हेड में टैक्सेबल है सर, ये भी मैं डाल रहा हूं क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूं तो पीएफ में फंड कटवाया था, इसलिए जॉब की वजह से सैलरी हेड में ये भी जाएगा, लगा लो काटे, समझे, ये है सबसे डेंजरस बात। मेरा कंट्रीब्यूशन है, सुनना ध्यान से, मेरा कंट्रीब्यूशन है, मेरा पैसा है, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी डालूं, इसमें मेरी कंपनी का कोई रोल नहीं है, इसमें इस पे मेरी कंपनी का कोई प्रेशर नहीं है, कंपनी का कोई मेरे सर पर बोझ नहीं है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। कंपनी तो कह रही है मत डालो भैया, हम भी आजाद रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम जितना डालोगे
है ना, हमें भी उतना ही डालना पड़ता है। तुमने 1 लाख डाला, हमने भी 1 लाख डाल दिया प्रोविडेंट फंड में, तुमने 10 लाख डाले, हमने भी 10 लाख डाल दिए। तो कंपनी को उतना डालना पड़ता है जितना एम्प्लॉय डालता है। तो कंपनी क्या चाहिए, कंपनी चाहेगी भैया तू डाले ही मत, तू डाले ही मत, सही कह रहा हूँ, तू जीरो डालेगा तो हमें भी जीरो डालना पड़ेगा। तो कंपनी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट ही नहीं करती प्रोविडेंट फंड पे, कंपनी तो कहती है मत डालो भैया, हम भी कहते हैं एम्प्लॉय डालना तो हम भी डाल दें, है कि नहीं बात। इसलिए क्योंकि ये मेरा पूरा अपने विजडम के ऊपर बात है, अपने विवेक के ऊपर बात है, अपनी अतामाजी सटकली खोपड़ी के ऊपर बात है, अपनी बुद्धि के ऊपर बात है। ये मेरा अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और जो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, अपने खुद का डिसीजन होता है, उसमें कंपनी का कोई प्रेशर नहीं होता, तो उस पर सैलरी हेड नहीं लगता। तो इसमें कंपनी का कोई प्रेशर नहीं है, सैलरी हेड इसलिए नहीं लगेगा। इसलिए जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, इसलिए जो पैसा आएगा सोचो कहाँ जाएगा, सैलरी हेड में तो जाएगा नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे हाउस प्रॉपर्टी में तो घर की बात चलेगी ना, घर हाउस की बात चलेगी। ये मेरा बिजनेस भी नहीं है ना, जिसकी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सर्विस देता हूँ, और कोई असेट भी तो नहीं बेची जो कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन में तो असेट बेचनी होती है, जमीन जायदाद सोना चांदी। तो भैया ये कहाँ जाएगा, जिसका कोई हेड नहीं उसका अदर सोर्स। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज आया है, ये ध्यान रखना, वो जाएगा अदर सोर्सेज में, अदर सोर्सेज वाले हेड में। बस इसी में बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं, इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल लाल पेन से क्या बनाएंगे, खतरा बनाएंगे, खतरा, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। डेंजर लगा लेना इसके ऊपर, ठीक है, ताकि आपको पता रहे पढ़ते टाइम पे कि यार मैंने इस पे डेंजर लगाया, जरूर कोई खतरनाक बात है। और वो खतरनाक बात क्या है, मेरे कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज मिलेगा यूआरपीएफ का, वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा, वो जाएगा मुन्ना किसमें सर, अदर सोर्सेज में जाएगा। बस ये खास बात ध्यान रखना। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका प्रोविडेंट फंड का, ठीक है, जो हमने पढ़ा पहले ऊपर ड्यूरिंग द जॉब, राइट, और फिर यूआरपीएफ का हमने पढ़ा रिटायरमेंट पे, और बाकी का भी। अब देख लेते हैं सर यूआरपीएफ में क्या लिखी है बात। देखो यही बात इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करके दे रखी है। सर क्या हाईलाइट कर रखा है, मजा आने वाला है, रिटायरमेंट, एट रिटायरमेंट, तीसरा कॉलम यूआरपीएफ, accumulated employee contribution is not taxable। एम्प्लॉई रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा। जब बुढ़ापे में विड्रॉ करेंगे, आप समझ चुके हो कि जिंदगी भर टैक्सेबल था, मजा आएगा सर, लॉजिक भी समझ चुके हैं। इसको देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो ब्याज है वो टैक्सेबल होगा एज अ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी के बदले, यानी कि जॉब के बदले रिश्ता क्या कहलाता है, उसके बदले एम्प्लॉय के रिलेशन के बदले हुआ है, इसलिए सैलरी हेड में जाएगा, इसलिए सैलरी हेड में जाएगा। और हमने भी मुन्ना ऊपर कहाँ लिखा है, जब एसआर के बनाया, एसआर के भी में भी हमने सर सैलरी हेड ही लिखा है, मजा आएगा सर। फिर देखो तीसरा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, किसके ऊपर सर, एम्प्लॉई है ना, सिर्फ वाई डबल हाईलाइट कर रहा हूं इसलिए, वाई डबल एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल होगा। क्या लिखा है सर, टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा, लेकिन कहां होगा, सबसे डेंजरस बात, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। रीजन आप समझ ही चुके हैं, ठीक है, रीजन आप समझ चुके हैं, क्योंकि उस पर एम्प्लॉयर का कोई जोर नहीं होता, वो मैं अपनी मर्जी से जितना पैसा चाहूं डालता हूं, इसलिए अदर सोर्स लिख चुके हैं। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, शानदार जानदार तरीके से आप पूरा कॉन्सेप्ट अब समझ चुके हैं पीएफ का।